नमस्कार, मैं राजा रवि। हम लोग 10वीं के भूगोल का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास पढ़ रहे थे। आज उसी के अंतर्गत यह दूसरा लेक्चर है और हम लोग भू संसाधन से अपनी शुरुआत करेंगे। भू संसाधन की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ हुआ कि जो भूमि है जिस पर हम लोग रहते हैं यही एक भू संसाधन है। और जैसा कि हम सबों को पता है यह काफी महत्वपूर्ण संसाधन है। चाहे हम जंगलों की बात करें, चाहे इंसानों के रहन सहन की बात करें, अगर हमें परिवहन के साधन लगाने हो, रेलवेज लगाने हो, अगर हमें सड़क बनाना हो, उसमें भी भूमि की उपयोगिता है। चाहे हमें कल कारखाने स्थापित करने हो, चाहे हमें खेती करनी हो, यानी कि हम देख सकते हैं कि अलग अलग माध्यम से भू संसाधन के हम लोग विभिन्न रूप से प्रयोग करते हैं। अब इस पूरे टॉपिक को और बेहतर समझने के लिए हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि जो अलग अलग तरह की भू आकृतियां हैं, यानी कि जमीन का जैसा अलग अलग प्रारूप है पूरे भारत में, उसका बंटवारा कैसे किया गया है, यानी कि पूरे क्षेत्रफल में उसका हिस्सा कितना है। अगर हम मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत भारत के क्षेत्र की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से 3 तरह की भू आकृतियां पाई जाती हैं। सबसे पहला है मैदान। मैदान यानी कि सपाट समतल भूमि जो होती है उसे हम लोग मैदान कहते हैं। और जाहिर सी बात है ऐसे मैदान कृषि के लिए यानी कि खेती के लिए और उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए काफी अनुकूल होते हैं। और ऐसे मैदान का भारत में हिस्सा है 43% यानी कि 43%। इसके बाद नंबर आता है पर्वत का। जो पर्वतीय क्षेत्र है वह भारत के क्षेत्रफल में 30% है, 30%। और पर्वतीय क्षेत्र का जो मुख्य 2 काम है, पहला ये कि जो 12मासी नदियां होती हैं, यानी कि वैसी नदियां जिसमें कि 12 महीने पानी आता रहे, तो पर्वत की जो संरचना होती है, जो पर्वत का स्ट्रक्चर होता है, वह इस बात को निश्चित करता है कि ऐसे नदियों में पानी हमेशा बना रहे। और इसके अलावा जब हम पर्यटन की बात करते हैं, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, तो इसके लिए भी पर्वतीय क्षेत्र काफी उपयोगी है, जिसका भारत में हिस्सा है 30% यानी कि 30%। और तीसरा जो मुख्य भूभाग है भारत में, जो मुख्य भू आकृति है, वह है पठारों का। पठार के बारे में यदि आप सबों को पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि पठार एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि है तो समतल लेकिन समुद्री सीमा से काफी ऊंचाई पर होता है। तो ऐसे जो पठार हैं उसका भारत के क्षेत्रफल में 27% हिस्सा है, यानी कि 27%। और इसके अगर हम मुख्य उपयोगी की चर्चा करें तो वह है खनिज, यानी कि मिनरल्स यहाँ से हमें से काफी ज्यादा मिलता है। जीवाश्म ईंधन, जिस फॉसिल फ्यूल की बात हमने की थी, जिसमें कि एलपीजी आता है, पेट्रोल आता है, किरासन आता है, कोयला आता है। और फिर वन यानी कि फॉरेस्ट, जंगल, इन सब चीजों के लिए जो पठारी क्षेत्र है वह काफी उपयोगी है। इसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि जो भू संसाधन भारत में है, यानी कि जो भूमि हमारे पास उपलब्ध है, उसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, भारत में किन अलग अलग जगह पर उसका उपयोग किया जा रहा है और किन उद्देश्यों से उसका प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल यह जो पूरा पार्ट है इसमें बहुत कुछ जानने या सीखने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार भूमि का प्रयोग भारत में अलग अलग तरीके से कैसे हो रहा है, उनका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला तरीका है वन, यानी कि जो जंगल है उसके अंतर्गत कई सारी भूमि है। दूसरा है कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जहां पर की खेती बाड़ी नहीं की जा सकती, वह कृषि के लिए अनुपलब्ध है। इसके अंतर्गत भी 2 तरह के हैं, एक तो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जहां पर यदि कोशिश भी की जाए तो खेती नहीं की जा सकती, उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो चुकी है, यानी कि वह मिट्टी बंजर हो चुकी है। और दूसरा कैटेगरी है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग आदि। यानी कि कृषि खेती बाड़ी के अलावे भी हम लोग जमीन को और काम में ला सकते हैं, जैसे कि इमारतें यानी कि बिल्डिंग बनाना, सड़क बनाना, उद्योग जैसे कि कल कारखाने इत्यादि स्थापित करना। इसके अलावा एक और तीसरा उपयोग है भूमि का, वह है पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। पड़ती भूमि माने ऐसी धरती जहां पर की खेती हो सकती है लेकिन हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि कृषि के लिए अयोग्य होते हैं, जहां पर हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। यदि उसका उदाहरण हम लोग ले तो पहला है अस्थायी चारागाहें एवं अन्य गोचर भूमि। चारागाह आप लोग जानते हैं जहां पर कि घास लगा होता है और सभी लोग अपनी मवेशियों को चराने के लिए वहां लेकर जाते हैं। दूसरा है विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। ये जो एक टर्म एक यहाँ पर यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र, इसको हम लोग सबसे आखिर में देखेंगे। इसके अलावा
जो विविध वृक्ष है, यानी कि अलग अलग पेड़ है, बड़े पेड़ वृक्ष, जो वृक्ष फसल है, कुछ ऐसे भी पेड़ है जिसका प्रयोग हम लोग फसल के लिए करते हैं, यानी कि उनसे हम लोगों को बहुत चीजों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे वृक्ष फसल उपवन, यानी कि जो पार्क्स की हम लोग बात करते हैं, इसके अधीन भी कई सारी भूमि होती है और इस तरीके से भूमि का उपयोग भारत में किया जाता है। इसके अलावा कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, यानी कि कहने को वह जमीन बंजर है लेकिन वहां पर खेती बाड़ी हो सकती है। अब ऐसा कैटेगरी में किसको हम लोग रखते हैं? ऐसी जमीन जहां पर कि 5 साल से अधिक हम लोग खेती नहीं किए हो, उसको हम लोग इस आखिरी कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। जब हम भारत में भू उपयोग की चर्चा करते हैं तो 2 और कैटेगरी हमारे पास निकलकर सामने आती है। चौथा है प्रतिभूमि। जैसा कि प्रतिभूमि नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि जमीन का ऐसा टुकड़ा जहां पर कि खेती तो हो सकती है लेकिन उस पर खेती नहीं की जा रही है। इसमें भी 2 विभेद हैं। पहला वर्तमान प्रति, यानी कि ऐसी प्रतिभूमि जहां पर कि एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो, और उसके अलावा है पुरातन प्रति, यानी कि जहां पर 1 से 5 कृषि वर्ष के भीतर खेती नहीं की गई हो। यानी कि वर्तमान प्रति ऐसी भूमि है जो कि बहुत कम समय से अलग रखी हुई है, उपेक्षित है, और पुरातन प्रति थोड़े लंबे समय से, यानी कि 1 से 5 साल तक उस पर खेती नहीं की गई है। इसके अलावा एक और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें टर्म आता है वह है शुद्ध अथवा निवल बोया गया क्षेत्र। यह ऐसे क्षेत्र हैं जो कि कॉमन फील्ड्स होते हैं, जो कि सामान्य खेत जहां पर फसलें लगातार उगाई और काटी जाती है, उसको हम लोग शुद्ध अथवा निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पर फसल लगातार बोई जाती है और उसको लगातार ही काटा जाता है। इसके अलावा एक और टर्म जो आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं वह है सकल कृषित क्षेत्र। सकल कृषि क्षेत्र का मतलब ये हुआ जिस शुद्ध अथवा निवल बोए गए क्षेत्र की हम लोग बात किए थे, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में वैसे सभी क्षेत्र जहां पर कि एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक फसल उपजाई जाती है। अगर ऐसे सभी क्षेत्रों को हम लोग मिला दें तो उसको सकल कृषि क्षेत्र का नाम दिया गया है। इन सब के अलावा जो पूरे भू उपयोग की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको लेकर एक अच्छा डायग्राम भी आपकी किताब में दिया गया है, जिसमें कि 1960 से 61 के बीच कैसे भूमि का उपयोग होता था और 2008 से 9 के बीच भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है, इसकी एक तुलना की गई है। आप लोग और बेहतर समझ के लिए उसको भी देख सकते हैं। तो इस बीच यह समझना बहुत आवश्यक है कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि जमीन का कैसा उपयोग होगा, इसको कैसे निर्धारित किया जाता है, इनमें किन तत्वों की या फिर किन फैक्टर्स की भूमिका होती है। तो सबसे पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, यानी कि जमीन का हमको कैसा उपयोग करना है, इसके लिए अगर हम भौतिक कारकों की बात करें तो सबसे पहले आता है भू आकृति, यानी कि वहां के जमीन का स्वरूप कैसा है, वह पर्वतीय क्षेत्र है कि पठारी क्षेत्र है कि मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि इस पर ही डिपेंड करेगा ना आगे कि हम वहां पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा वहां की जलवायु कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, तो इन सब चीजों पर ही डिपेंड करता है कि उस जमीन का उपयोग कैसे किया जाए। और किसी खास चीज के लिए किया भी जाए तो उसके अंतर्गत कौन ऐसी चीजें होती है जिसका हम लोग बेहतर तरीके से अनुपालन कर सकते हैं। दूसरा है मानवीय कारक, यानी कहीं ना कहीं इंसान की भागीदारी भी इस बात को निश्चित करती है कि उस जमीन का उपयोग कैसे होगा। जैसे कि जनसंख्या घनत्व, यानी कि वहां पर जनसंख्या कैसी है। गांव की जिस तरह का उदाहरण हम लोग लेना चाहेंगे, अगर हम लोग गांव की बात करें तो गांव में जनसंख्या कम होती है, जमीन ज्यादा होता है, इसलिए लोग वहां खेती कर पाते हैं। लेकिन यदि हम शहर की बात करें तो वहां जमीन कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है। तो क्या यहाँ पर कृषि हो सकेगी? नहीं हो सकेगी, क्योंकि वहां के लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। तो इससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इंसान के हिसाब से भी यह बात निर्भर करता है, या फिर इस बात को निश्चित किया जाता है कि जमीन का उपयोग कैसे होगा। इसमें जनसंख्या घनत्व के अलावा प्रौद्योगिक क्षमता, यानी कि इंसान की टेक्निकल एबिलिटी कैसी है, उसका साइंस कितना डेवलप्ड है, वह कितने अच्छे तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। उसके अलावा संस्कृति एवं परंपराएं, यानी कि वहाँ के लोग कौन सी संस्कृति को मानते हैं, उनकी कैसी परंपराएं हैं, तो वे लोग उस हिसाब से भी अपने जमीन का उपयोग किया करते हैं। इसके बाद यह जानना आवश्यक है कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उसका सिर्फ 93% भाग, यानी कि 93% भाग का सर्वेक्षण हुआ है, उसके आंकड़े उपलब्ध हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जो असम के अलावा बाकी के पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ के आंकड़े अभी तक हम लोग को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान और चीन के अंतर्गत कुछ कुछ हिस्सा है जिस पर कि उन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है, ऐसे भी कुछ हिस्सों का पूरा जो आंकड़ा है वो हमारे पास नहीं पहुंच पाया है। और यही वजह है कि हमारे पास जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 93% भाग का ही आंकड़ा उपलब्ध है। इसके अलावा एक और जो हम नोटिस कर सकते हैं, जो पिछला स्टडीज रहा है, जो पिछले अध्ययन रहे हैं उसके हिसाब से, कि भारत में जो अस्थायी चारागाह है उसके अंतर्गत भूमि कम हुई है। यानी कि जहां मवेशियों को चराया जाता था ऐसी जो भूमि थी उसमें कमी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट निकलकर भारत के लिए ये भी आता है कि जिस पशुधन की हम लोग बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी निर्भरता हम लोगों की जानवरों पर होती है, मवेशियों पर होती है, उसकी भी संख्या बढ़ रही है। तो भारत इससे कैसे निपटे, यह भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। इन सब के अलावा एक और बात है कि हम लाख कोशिश कर ले, हम लाख दावे कर ले, लेकिन सिर्फ 54% यानी कि 54% भूभाग ही भारत का ऐसा है जिस पर कि हम लोग खेती कर पा रहे हैं। या भी शुद्ध निवल क्षेत्रों को मिला करके या फिर ऐसे कोई क्षेत्र जहां पर कि 2 साल 3 साल में हम एक बार फसल बोते हैं, काटते हैं, इन सबको मिला करके भी हम सिर्फ 54% क्षेत्र पर ही खेती कर पाते हैं। हमें इसके लिए भी अच्छे कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के वन नीति की। भारत में 1952 में एक वन नीति लाई गई, यानी कि जंगल कैसे होने चाहिए, जंगल कितना होना चाहिए, उसका संरक्षण किस तरह से करें, इसको लेकर के बाकायदा एक पूरी नीति, एक पूरी पॉलिसी लाई गई, जिसमें यह कहा गया कि भारत की जैसी जनसंख्या है, भारत का जैसा भूभाग है, इस हिसाब से कम 33% क्षेत्र पर यानी कि 33% एरिया पर जंगल होना चाहिए। लेकिन हकीकत हम और आप सब जानते हैं कि जंगल इससे काफ़ी कम है और लगातार इंसान की जो गतिविधियां हैं उससे जंगल और कम ही होते जा रहे हैं। जंगल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, यह कहीं ना कहीं हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जो पारिस्थितिकी का संतुलन है, यानी कि जो पर्यावरण के अंतर्गत बैलेंस है, उसको बनाए रखने के लिए जंगल बहुत आवश्यक है, ताकि जो पर्यावरण है वह स्वच्छ रहे, हमें सही साफ सुथरी हवा मिलती रहे और समय से बारिश हो। इसके लिए जो वन है, जो जंगल है, वह काफ़ी आवश्यक है। और जैसा भारत का स्वरूप है, कम से कम 33% क्षेत्र यहाँ पर वन या जंगल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है और यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब हम लोग बात करेंगे भूमि निम्नीकरण की। भूमि निम्नीकरण यानी कि जिसमें जमीन की क्वालिटी खराब हो जाती है, जमीन की गुणवत्ता खराब हो जाती है और वह उतने अच्छा कृषि परिणाम नहीं दे पाता जैसा कि पहले वह दिया करता था। यदि इसके कारणों की चर्चा करें, इसके वजहों की चर्चा करें, तो इसमें कई सारे फैक्टर्स, कई सारे कारण निकलकर सामने आते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। जी, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, जिसमें से कि 28% निम्नीकृत वन की वजह से है, जिसमें से कि 56% जल अपर्दित है। यानी कि यहाँ जो अपर्दन हुआ है वह पानी की वजह से हुआ है। अगर आप सबने अपर्दन के बारे में पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि अपर्दन में ऐसा होता है कि पानी आती है और मिट्टी के ऊपरी सतह को साथ में बहा ले जाती है। उसके अलावा जो 6% है वह लवणीय या क्षारीय क्षेत्र है, यानी कि वहाँ पर सॉल्ट या बेसिस की अधिकता है। केमिस्ट्री में इस बात की हम लोग चर्चा करते हैं, सॉल्ट की और बेस की, तो इसके लिए आप लोग अधिक रेफरेंस वहां से ले सकते हैं। तो 6% ऐसा जगह है जहां पर कि सॉल्ट या बेस यानी कि लवण या क्षार की अधिकता है और 10% वायु द्वारा अपर्दित है, यानी कि वहां के अपर्दन में, वहां के इरोजन में हवा की भूमिका रही है। इन सब के अलावा जो मानव की क्रियाएं होती है, जो इंसान के द्वारा कुछ कुकृत्य किए जा रहे हैं, इंसान के अलावा विकास के नाम पर जो अंधी दौड़ लगाई जा रही है, इस वजह से भी भूमि का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यदि इसकी हम बात करें तो सबसे पहले है खनन और वनोन्मूलन, यानी कि खनन, जो खदान खोदते हैं लोग किसी मिनरल्स को निकालने के लिए, जैसे कि कोयला निकालने के लिए, और दूसरा वनोन्मूलन यानी कि वन का उन्मूलन यानी कि वन का नाश करना। ऐसा होता है कि लोग कहीं पर अगर मिनरल्स मिला, यदि वहाँ कोई खनिज मिलता है तो वो खदान खोदते हैं, वहाँ से उस खनिज को निकालते हैं और बिना मिट्टी भरे हुए उस गड्ढे को छोड़ देते हैं। तो यह जो ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र हैं, यह वनों को काट करके ऐसा किया जाता है, वहाँ पर दोबारा वन लगता नहीं है। और यही वजह है कि खनन और वनोन्मूलन एक बड़ी वजह हो जाती है जिससे कि भूमि निम्नीकृत होता है। दूसरी वजह है अति पशुचारण,
यदि किसी मिट्टी की क्षमता है, उस क्षमता से अधिक हम उसका दोहन करें तो वह भूमि निम्नीकृत हो जाएगी। जहां इतनी कैपेसिटी है जमीन की कि वह 100 पशु के लायक घास उपजा सकती है, अगर वहां पर हम 200 पशु को चराना शुरू कर दें तो जाहिर सी बात है कि वहां पर चारे की कमी होती चली जाएगी और जो घास का जड़ तत्व था, जो मिट्टी को बांध कर रखता था, उसमें कमी आएगी और भूमि निम्नीकृत होता चला जाएगा। उसके अलावा अधिक सिंचाई भी भूमि निम्नीकरण का एक बड़ा कारण है। यह कैसे? तो आप यूं समझिए कि जब आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर दी गई, जब आवश्यकता से अधिक पानी खेत में छोड़ दिया गया, तो कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जमीन के निचले स्तर पे होते हैं। अब होता क्या है कि पानी अगर बहुत ज्यादा हो गया तो वह पानी जमीन के नीचे तक गया, तो वो सारे जो हानिकारक केमिकल्स हैं वह पानी के साथ धीरे धीरे सतह की ओर आ जाता है और उन हानिकारक केमिकल से आखिरकार भूमि निम्नीकृत हो जाता है। इसके अलावा कई सारी खनिज प्रक्रियाओं में भी हम लोग भूमि का निम्नीकृत होना देख सकते हैं। इन खनिज प्रक्रियाओं में क्या हुआ कि कई तरह के अपशिष्ट धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स निकलकर पहले वायुमंडल में गए और फिर वो डस्ट पार्टिकल्स धीरे धीरे जमीन पर बैठ गए। ये डस्ट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि यह जमीन के ऊपर एक परत बना देते हैं और इस परत की वजह से क्या होता है कि जमीन के जो पानी सूखने की कैपेसिटी होती है, जितना पानी वह सूख सकता था उसमें कमी आ जाती है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी भूमि जो कम पानी सूखना शुरू कर देगी उसका निम्नीकरण हो ही जाएगा और फसल खराब होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक और है औद्योगिक जल निकास। जो इंडस्ट्रीज हम लोग लगाते हैं, जो कल कारखाने हम लोग लगाते हैं, वहां से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, वहां से जो प्रदूषित जल निकलता है, ऐसे जलों की निकासी अगर सामान्य जलाशय में कर दी जाए, ऐसे जलों की निकासी यदि किसी क्षेत्र में, किसी मैदान में कर दी जाए, या फिर नदी के जरिए ही जब ऐसा दूषित पानी, जब ऐसे दूषित जहरीले पदार्थ मिट्टी में पहुंच जाए, तो जाहिर सी बात है वैसे भूमि का निम्नीकरण होना तय है और उसकी उर्वरा शक्ति भी वहीं खत्म हो जाती है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि भूमि के निम्नीकरण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो जाहिर सी बात है इन सब के बीच हमें कुछ ऐसे कारक भी निकल कर आते हैं जिनसे कि हमें लगता है कि अगर इसको हम लोग अमल में लाए, अगर उस पर हम लोग काम करें तो भूमि का हम लोग संरक्षण भी कर सकते हैं, यानी कि भूमि की क्वालिटी जो है, भूमि की गुणवत्ता जो है, उसको हम लोग बरकरार रख सकते हैं। तो अगर हम संरक्षण के उपायों की चर्चा करें तो सबसे पहले हमारे पास है वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन, यानी कि हमें अधिक से अधिक जंगल लगाने हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाना है और साथ ही जो चारागाह है, जहां पर मवेशी को लोग चराते हैं, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट हो। उसके अलावा भूमि कटाव रोकने के लिए हम लोग मुख्य रूप से 3 चीजों का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहला है पेड़ों की रक्षक मेखला। इसके बाद आता है पशु चारण नियंत्रण। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी कि अगर अत्यधिक रूप से लोग अपने मवेशियों को किसी खास चारागाह में चरने के लिए छोड़ देते हैं तो वहां का सारा घास वो खा लेंगे और घास खाने से क्या होगा कि वो जमीन जो है कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि जमीन को बांध कर रखने के लिए जड़ नहीं बचेगा, तो इससे भी कटाव हो सकता है। इसीलिए जो पशु चारण है इसका सही तरीके से नियंत्रण होना चाहिए, एकदम कंट्रोल्ड तरीके से ऐसे पशुओं को वहां चराना चाहिए। और तीसरा है कि रेतीले टीलों का कांटेदार झाड़ियों द्वारा नियंत्रण। हम लोग इसके पहले हवा द्वारा अपर्दन पढ़ रहे थे, जिसको वायु अपर्दन भी हम लोगों ने कहा था। तो सोचिए कि ऐसा अपर्दन कहाँ होगा? ऐसा अपर्दन मुख्य रूप से होगा रेतीले जगहों पर, जहां पर रेतीले टीले हैं, जो मरुभूमि है। तो यहाँ पर हम लोग कांटेदार झाड़ी अगर चारों तरफ लगा दें तो ऐसे अपर्दन को हम लोग रोक सकते हैं। उसके अलावा बंजर भूमि का उचित प्रबंधन भी हम लोगों के पास एक विकल्प हो सकता है। जो भूमि बंजर हो चुकी है उसको हम लोग ऐसे काम में लाएं जिससे कि जो सही भूमि है, जो सही जमीन है, वह खराब नहीं हो। इन सब के अलावा यह भी किया जा सकता है कि जो बंजर जमीन है उसको उपजाऊ कैसे बनाया जाए, इस दिशा में भी हम लोग सोच सकते हैं और काम कर सकते हैं। उसके बाद है खनन नियंत्रण। इसकी भी चर्चा मैंने की थी कि जब खान बनते हैं, जब खुदाई होती है, जब खनन का कार्य होता है, तो इन सारे जगहों पर कई सारी तरह की समस्याएं निकल कर आती हैं। कई बार खदान को खुला छोड़ दिया जाता है, कई बार वन को काट के खनन किया जाता है, फिर वहां दोबारा वन नहीं लगाया जाता। तो ऐसे जो कोई कारक है उन सबों को ध्यान में रखते हुए यदि हम खनन पर नियंत्रण रखें तो हम लोग भू का संरक्षण, यानी कि भूमि को सही तरीके से उसकी गुणवत्ता बरकरार रख सकते हैं। और सबसे अंतिम में है औद्योगिक जल का परिष्करण। औद्योगिक जल के परिष्करण का मतलब क्या हुआ?
जब हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि भूमि खराब कैसे होती है, तो उसमें मैंने कहा था कि जो कल कारखाने के दूषित जल है उसको लोग ऐसे ही नदियों में, ऐसे ही खेत में छोड़ देते हैं, जिस वजह से मिट्टी खराब हो जाती है, जिस वजह से वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है। लेकिन आप सोचिए, वहाँ से जो दूषित जल निकल रहा है उसको हम लोग ट्रीटमेंट कर दें, उसको परिष्कृत कर दें, उसके बाद छोड़ें। अगर उसमें हानिकारक केमिकल्स नहीं रह गया, उसमें हानिकारक तत्व नहीं रह गए, तो वह चाहे पानी में जाए या फिर वह पानी बाद में खेतों में जाए, इससे खेतों का कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है कि जो औद्योगिक जल है, जो कल कारखाने से ऐसे दूषित पानी निकलते हैं, उसका पहले परिष्करण हो, उसके बाद ही उसको खेतों में या फिर किसी नदी में विसर्जित किया जाए। अब हम बात करेंगे मृदा संसाधन की। मृदा संसाधन यानी कि मिट्टी, और यह मिट्टी या मृदा संसाधन जो है, यह सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि मिट्टी दोबारा से बन सकती है और यह सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो इंसानों के लिए है। इसके अलावा जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसमें कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा है। जैसा कि आपको पता हो कि मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर का हिस्सा बनने में ही लाखों साल लग जाते हैं। इसके भीतर कई सारी प्रक्रियाएं होती है, कई सारी घटनाएं होती है, कई तरह के जियोलॉजिकल यानी कि भूवैज्ञानिक परिणाम के बाद आखिरकार मिट्टी बनकर आती है। इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि जलवायु कैसा था, पानी का बहाव कैसा था। इन सब के अलावा यह भी डिपेंड करता है कि सबसे पहले यह कैसे चट्टान से मिलकर बना। यानी कि यदि मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का बनना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और इतनी जटिल कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में करीबन लाख वर्ष तक लग सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक एक करके भारत में सभी प्रकार की मृदा के बारे में अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इसकी हम बात करें तो भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है, जो भारत के उत्तर में जो पूरा मैदानी क्षेत्र है, वह इसी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से उसका निर्माण हुआ है। आप अपने नक्शे पर भी देख सकते हैं, जो उत्तर का पूरा मैदानी क्षेत्र है, साथ ही साथ जो पूर्व का तटीय मैदान है, जो हल्के हरे रंग से दिखाया गया है, वह सब का सब क्या है? सब जलोढ़ मृदा ही है। इसके अलावा जलोढ़ मृदा को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, एक पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। जो पुराना जलोढ़ है उसको हम लोग बांगर भी कहते हैं, और जो नया जलोढ़ है उसको हम लोग खादर के नाम से भी जानते हैं। और यदि हम बात करें जलोढ़ मृदा की, तो जलोढ़ मृदा काफी उपजाऊ होती है, यानी कि यहाँ पर फसल काफी अच्छी उपजती है, और इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूना। अगर आप सबको थोड़ा सा कृषि के बारे में जानकारी हो तो आप ध्यान देंगे कि पोटाश और फास्फोरस जैसे चीज, ऐसे खाद लोग खेत में डालते हैं ताकि खेत की उपज बढ़े। और यह सबसे अच्छी बात है कि जलोढ़ मृदा में पोटाश, फास्फोरस, चूना जैसे तत्व पहले से पाए जाते हैं, और यही वजह है कि यह अनाज और दलहन फसल के लिए काफी उपयुक्त होता है, काफी उपजाऊ होता है। अनाज जैसे कि चावल, गन्ना, गेहूं आदि, और दलहन फसल जो दाल की फसलें होती है, उसके लिए जलोढ़ मृदा सर्वोत्तम माना गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे काली मृदा की, जिसे कि रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा जो होती है कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है। कपास यानी कि कॉटन। अगर हम काली मृदा के क्षेत्र की बात करें तो दक्कन पठार के क्षेत्र का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर काली मृदा सबसे ज्यादा बहुतायत में पाई जाती है, और यह लावाजनक शैल जो होता है उससे बना होता है। इसके अलावा इसके अगर और क्वालिटी की हम लोग बात करें, इसके और गुण की बात करें, तो यह बहुत महीन कण यानी कि मृत्तिका से बना होता है। इसके कण जो होते हैं वह बहुत ही महीन होते हैं, जिसको कि हम लोग मृत्तिका भी कहते हैं। और ऐसा एक सामान्य अनुभव है, इस बात को आप लोग भी जानते हैं कि मिट्टी का कण जितना महीन होता है वह पानी उतना ही बेहतर सोखता है, यानी कि इसमें नमी धारण करने की काफी बेहतर क्षमता होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जो है यह काफी ज्यादा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना, ये सब इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और रही बात फास्फोरस की, तो फास्फोरस इसमें काफी कम होता है। गर्म और शुष्क मौसम आते आते इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि इसमें हवा जो है, वायु का मिश्रण काफी अच्छे तरीके से हो पाता है। और जैसा कि हमने इसके पहले भी देखा कि जो महीन मिट्टी होती है, जैसे कि काली मिट्टी, इसमें पानी सोखने की क्षमता काफी ज्यादा होती है।
तो अगर बारिश हो गई तो यहाँ पर जुताई कर पाना, इस खेत को जोत पाना बहुत मुश्किल होता है, और यही वजह है कि मानसून से पहले ही ऐसे खेतों की जुताई कर दी जाती है। अब हम लोग बात करेंगे लाल और पीली मृदा के बारे में। यह जानना बहुत जरूरी है कि लाल और पीली मृदा बनती कहाँ पर है। तो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से, वहां पर जो रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भाग है, वहीं इस लाल और पीली मृदा का निर्माण होता है, वहीं पर लाल और पीली मृदा बनते हैं। तो मिट्टी का जो यह रंग है, लाल और पीला रंग, यह आता क्यों है, यह जानना बहुत जरूरी है। यह इसलिए कि यहाँ की जो घटनाक्रम होते हैं, यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, वहां पर लौह धातु यानी कि लोहा का प्रसार ज्यादा होता है, उस वजह से मिट्टी में लाल रंग आ जाता है। और जैसी वहां पर परिस्थितियां बनती है भौगोलिक, उस वजह से वहां पर जल योजन की बात हम लोग देख सकते हैं, और इसी जल योजन की वजह से इस मिट्टी में पीला रंग आता है। उसके बाद यह जानना आवश्यक है कि यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में जो पहाड़ी पद है, इन सभी जगहों पर लाल और पीली मृदा बहुतायत में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेटराइट मृदा की। लेटराइट जो शब्द है, यह ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है लेटर, उसी से बना है, जिसका मतलब होता है ईंट। यह उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, और यही वजह है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा काफी कम होती है। चूंकि तापमान काफी अधिक होता है, तो इसके भीतर जो ह्यूमस है वह काफी कम पड़ जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर बिना खाद के, बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के खेती नहीं हो पाती है। अगर हम इस बात की चर्चा करें कि यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र शामिल है, जहाँ पर कि लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में यहाँ पर विशेष वैज्ञानिक विधि द्वारा चाय और कॉफी की उपज होती है, और साथ ही जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का इलाका है, यहाँ पर जो लाल लेटराइट मृदा पाई जाती है, इस पर काजू की काफी अच्छी खेती होती है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मरुस्थलीय मृदा की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मृदा मुख्य रूप से मरुभूमि यानी कि डेजर्ट्स में पाई जाती है। इसका लाल और भूरा रंग होता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह रेतीला और लवणीय होता है, यानी कि इसमें बालू की मात्रा काफी ज्यादा होती है, और साथ ही लवणीय यानी कि नमक, सॉल्ट्स की मात्रा भी इसमें काफी ज्यादा होती है। इसमें कम नमी और कम ह्यूमस होता है, यानी कि अगर हम पानी की मात्रा की बात करें तो वह भी इसमें काफी कम है, और ह्यूमस की बात करें तो वह भी इसमें काफी कम है। इस मिट्टी की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, एक और गुणवत्ता है, वह ये कि मृदा के नीचे कैल्शियम की बढ़ती मात्रा, जिससे कि अंतःस्यंदन यानी कि इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। अगर इसका मतलब समझने की हम लोग कोशिश करें तो ऐसा होता है कि जब हम मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम इसके निचले सतहों में जाते जाते हैं, वहां पर कैल्शियम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और यही वजह है कि पानी का जो बहाव है नीचे की तरफ, जिसको हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, यह नहीं हो पाता, यानी कि सतह के जाने के बाद पानी और नीचे अच्छे तरीके से नहीं जा पाती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान जैसे कई इलाकों में सही तकनीक का प्रयोग करते हुए कृषि योग्य भूमि का विकास किया गया है, अर्थात कि मरुभूमि में भी कई ऐसे जगह चिन्हित किए गए हैं जहां पर कि सही तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग खेती कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वन मृदा की। वन मृदा मुख्य रूप से पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और यही वजह है कि पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार इसमें बदलाव आते रहते हैं। अगर हम बात करें हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों की, तो वहां पर जो वन मृदा है उसमें अत्यधिक अपर्दन होता है, यानी कि पानी द्वारा उसका लगातार अपर्दन किया जाता है। इन सब के अलावा वहां जो मृदा है वह काफी एसिडिक है, और उसमें ह्यूमस की मात्रा भी काफी कम है या फिर नहीं के बराबर है। लेकिन जब हम नदी घाटियों में आते हैं, तो नदी घाटियों में जो वन मृदा है वह काफी अधिक उपजाऊ है। अब इन सब के बाद हम लोग देखेंगे कि मृदा अपर्दन क्या है, यह कैसे होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। यदि हम मृदा अपर्दन की बात करें तो इसका डेफिनेशन है कि मृदा का कटाव और बहाव, यानी कि जो मिट्टी का सतह होता है उसका कट जाना और उसका बह जाना, इसको काफी सरल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, और इसे ही हम लोग मृदा अपर्दन अथवा सॉइल इरोजन कहते हैं। जिसमें कि मान के चलिए कि पानी आई, अपने साथ मिट्टी को मिलाई और बह करके
आगे निकल गई। तो ऐसा हुआ कि इस जगह की जो मिट्टी थी वह यहाँ से बह गई। इसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। अगर हम बात करें तो मृदा निर्माण और मृदा अपरदन का एक संतुलन रहता है, यानी कि कितनी मिट्टी कटकर यहाँ से बहेगी और कितनी नई मिट्टी यहाँ आएगी और कितनी नई मिट्टी का निर्माण होगा, इसमें एक अच्छा बैलेंस हुआ करता था। यानी कि जितनी मिट्टी कट रही है उतनी मिट्टी बन भी रही है। लेकिन इंसान की जो गतिविधियां हुई तो इसमें कई सारा डिसबैलेंस क्रिएट होता चला गया, जहाँ पूरी व्यवस्था तहस नहस हो गई। मानवीय क्रियाओं की हम बात करें तो वनोन्मूलन यानी कि जंगलों की कटाई, पशुचारण यानी कि पशुओं को चराना, और निर्माण जब हम कुछ भी नया बनाते हैं तो जंगलों को काट कर बनाते हैं, या फिर कुछ ऐसा जिससे कि मिट्टी की क्षमता पर प्रभाव पड़े, या फिर खनन यानी कि जब हम किसी खदान के काम करते हैं, जब हमें कहीं कोई खनिज मिलता है तो हम उसको ऐसे ही खनन करके छोड़ देते हैं। इससे भी जो मिट्टी के बंधने की शक्ति होती है, जो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, यह कमजोर पड़ जाती है। और यदि हम प्राकृतिक तत्वों की बात करें तो जैसे पवन यानी कि हवा, हिमनदी यानी कि ग्लेशियर, और जल यानी कि पानी, इन तीनों फैक्टर से, इन तीनों प्राकृतिक तत्वों से जो मिट्टी इस तरीके से कमजोर हो चुकी होती है उसको बहा ले जाया जाता है, और इसी कटाव और इसी बहाव को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। अब जहां मृदा का अपरदन होता है, जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तो मिट्टी के बह जाने के बाद वहां कई सारी वाहिकाएं बन गई है। यानी कि आप यदि उसको ऐसे समझे तो गुफा नुमा कुछ कुछ वहां पर स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसी संरचनाएं बनती चली गई है, और उन्हीं वाहिकाओं को हम लोग अवनलिकाएं कहते हैं। और ऐसी जमीन जहां पर कि ऐसी अवनलिकाएं बन गई है उसको हम लोग उत्खात भूमि कहते हैं, जहां पर कि खेती नहीं की जा सकती। यही उत्खात भूमि, जिसे हम अंग्रेजी में वेटलैंड भी कहते हैं। इन सब के अलावा जब हम चंबल की बात करते हैं तो चंबल में ऐसी भूमि को हम लोग खड्ड या फिर रवाइन भूमि के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग मृदा अपरदन के ही कुछ और पहलुओं पर गौर करेंगे, कुछ ऐसे टर्म्स जो हमारी किताब में दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला है चादर अपरदन यानी कि शीट इरोजन। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, यह एक ऐसा अपरदन है, एक ऐसा इरोजन है जिसमें कि पूरे परत को पानी द्वारा बहा ले लिया जाता है। मान के चलिए किसी पहाड़ी का ढलान कुछ ऐसा था, और अगर यहाँ से पानी बहती हुई जाती है और साथ में मिट्टी को घोलते हुए वो क्या करेगी, अपने साथ एक मिट्टी का जो पूरा शीट था, जिसको आप लोग इसके ऊपर का चादर भी कह सकते हैं, उसको अपने साथ काटते हुए और बहाते हुए लेकर चली जाएगी। इसे ही हम लोग चादर अपरदन या फिर शीट इरोजन कहते हैं। दूसरा है पवन अपरदन। पवन माने हवा, विंड, यानी कि मृदा का वैसा अपरदन जो कि हवा के द्वारा हो, उसे हम लोग पवन अपरदन कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि गलत तरीके से हल चलाने पर वाहिकाओं का निर्माण कैसे होता है और इससे अपरदन की क्रिया कैसे और ज्यादा बढ़ जाती है। मान के चलिए किसी पहाड़ी का ढलान कुछ ऐसा है और उस पर हल किसी ने इस दिशा की तरफ चला दिया, तो जाहिर सी बात है कि पानी को बहने के लिए और मिट्टी को कटने के लिए ज्यादा रास्ता मिल जाएगा, तो ऐसा ही मृदा अपरदन और अधिक बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हम कुछ ऐसे उपायों की चर्चा करेंगे जिससे कि मृदा अपरदन से बचाव किया जा सकता है, यानी कि जो मिट्टी का कटाव है इससे हम लोग बच सकते हैं। उसमें सबसे पहला है समोच्च जुताई अथवा कंटोर प्लोइंग। जैसा कि हमने देखा था कि ढलान पर जब लोग गलत तरीके से हल चलाते हैं तो उससे अवनलिकाएं बनती चली जाती हैं और उस वजह से मृदा का अपरदन बढ़ जाता है। लेकिन यदि ढलान के हिसाब से हल चलाया जाए तो ऐसी परेशानी हमें नहीं होगी। मतलब कि यदि ढलान ऐसा है तो हल हमें इस तरह से चलाना है कंटूर के हिसाब से, उसे हम लोग कंटूर प्लोइंग या फिर समोच्च जुताई कहते हैं। दूसरा पॉइंट है सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि। जैसा कि आप सब अपने इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, आप देखिए कि कैसे सीढ़ी बनाकर एक पहाड़ी पर कृषि की जा रही है। इसे ही सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि कहते हैं। इससे भी मिट्टी का कटाव रोकने में काफी सहायता मिलती है। इसके बाद आती है कि फसलों के बीच घास की पट्टियां, जिसे हम लोग पट्टी कृषि या स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। इसमें जो फसल है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाता है और उन सब के बीच घास की पट्टियां लगाई जाती है। इन घास की पट्टियों से फायदा क्या होता है कि हवा की जो शक्ति होती है वह कमजोर पड़ जाती है और मृदा का अपरदन नहीं होता है। इसे हम लोग पट्टी कृषि या फिर स्ट्रिप फार्मिंग भी कहते हैं। और इन सब के अलावा हम लोग रक्षक मेखला की बात करेंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है कि यानी पेड़ को इस तरीके से लगाया जाता है कि वह हवा के बहाव को कम कर दे। भारत के रेगिस्तानों में कई ऐसे रेतीले टीले थे जिसको स्थापित करने में, जिसके स्थायित्व की सहायता में इन रक्षक मेखलाओं ने काफी अच्छा योगदान दिया।
जब हम भारत में पर्यावरण की दशा की बात करते हैं तो हालात काफ़ी चिंताजनक हैं। कई सारे ऐसे मोर्चे पर हैं जहां पर कि हमें लगता है कि पर्यावरण में दिन ब दिन हानि होती जा रही है, पर्यावरण का ह्रास होता जा रहा है और प्रकृति में संतुलन बिगड़ता ही जा रहा है। लेकिन इस बीच कई ऐसे जगह भी हैं जहां पर कि लोगों ने अपने प्रयासों से दिखा दिया कि यदि हम ठान लें तो पर्यावरण का फिर से उद्धार कर सकते हैं। इसी में एक उदाहरण है सूखो माजरी गांव। सूखो माजरी गांव एक ऐसा गांव था जिसने कि भूमि निम्नीकरण की पूरे प्रक्रिया को पलट कर रख दिया। 1976 में जहां यहां पर प्रति हेक्टेयर में सिर्फ 13 पेड़ थे, वहीं 1992 में बढ़कर 1272 हो गया, यानी कि करीबन 100 गुना अधिक। यह सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है इस गांव की। और इतना ही नहीं, उन्होंने इतने अच्छी आदतें अपनाई, उन्होंने पर्यावरण के साथ इतना अच्छा तालमेल बैठाया, पर्यावरण से अपने संसाधनों की उपलब्धता पर इतना अच्छा मॉडल अपनाया कि वहां पर औसत आय जो थी वो 1979 से 84 के बीच प्रत्येक परिवार में कम से कम 10,000 से 15,000 रुपये हुआ करते थे। इसके अलावा बात अगर हम मध्य प्रदेश की करते हैं तो वहाँ पर कुछ लोगों ने सरकार से अनुमति ली है और सरकार ने पूरी तरह से उनको छूट दे रखी है और वह जल विभाजक प्रबंधन के द्वारा वहाँ पर 29 लाख हेक्टेयर भूमि, यह पूरे भारत का कम से कम 1% भूमि है जिस पर यह कृषि की जाती है, करीबन 29 लाख हेक्टेयर भूमि को वो लोग फिर से इस जल विभाजक प्रबंधन के द्वारा हरा भरा बनाने में लगे हुए हैं।